You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. जी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद। इस वक्त हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो हमारे साथ हैं जनाब जनरल हमीद गुल साहब के बेटे जनाब अब्दुल्ला गुल साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। बहुत एक्टिव ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, अपने तज्ज़ियात पेश करते हैं और ऑफ़ कोर्स जनाब हमीद गुल साहब का जब ज़िक्र करते हैं तो मुजाहिद इस्लाम उनको कहा जाता है। और मैं कभी कभी बाज़ अशख़ास ऐसे होते हैं ना जिनका ना भी ज़िक्र करना चाहें तो वो बेख्तियार ख़्याल में आ जाते हैं। जैसे मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहती हूँ, हालांकि मैं तो अल्लाह ताला से मांग रही थी, पर बेख्तियार एक शख्सियत ने अपने आप को उसके साथ मुंसलिक कर लिया है। इसी तरह से जब मैं ISI का कहीं तज़किरा करती हूँ और पाकिस्तान की वन ऑफ द फाइनेस्ट इदारा तो जनाब हमीद गुल साहब का बेख्तियार दिमाग में आता है और बहुत सारे लोग उन वीडियोस को वायरल भी करते हैं, जिसमें और करते क्या हैं, हो जाती हैं वायरल, जिसमें उन्होंने जो तब बातें कही थी वो आज उनमें से बहुत सारी बातें दुरुस्त होती भी साबित नज़र आती हैं। जनाब अब्दुल्ला गुल साहब जो हैं चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान कश्मीर के साथ, इसके अलावा आप डायरेक्टर जनरल मिसाक रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ हैं, हेड ऑफ़ अल जज़ीरा थिंक टैंक के साथ हैं। और आप इमेजिन कीजिएगा ये लोग वो हैं जो बाकायदा रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद इंफॉर्मेशन को हमारे साथ लेके आते हैं। आज मेरा उनसे बात करने का मकसद वही 2-3 चीज़ें थी। एक तो इनकी एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरी थी जिसकी बिना पे मैंने सोचा कि मैं जनाब सर अब्दुल्ला गुल साहब से बात करूं। ऑफ़ कोर्स आपको पता ही है कि पाकिस्तान में जनाब रावलपिंडी के जो कमिश्नर हैं लियाकत अली चट्टा साहब, उन्होंने बड़ा जब रिज़ाइन किया और उसके बाद उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। बल्कि मैं इन्हीं से सवाल भी करूंगी कि उनके जो पी हैं उसकी वाइफ को किस तरह से ज़दोकोब किया गया, यानी लॉलेसनेस। और मुझे लगता है आई डोंट नो हम किस सिमत में कौम को लेके जा रहे हैं। बहरहाल मेरे तमाम ये रिजर्वेशंस हैं जिनका जवाब हासिल करने के लिए हमने तकलीफ़ दी जनाब अब्दुल्ला गुल साहब से। सर सबसे पहले तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे सर ना कहें, आप मुझे अब्दुल्ला ही कह सकती हैं। आप मेरे से उम्र में भी, कद-ओ-मंज़लत में भी और मर्तबे में भी बहुत बड़ी हैं। मैं सर वही बात है कि ये एहतराम देना, हम अपने बाज़ औक़ात बच्चों को भी एहतराम दिया करते होते हैं, ऐसी कतन कोई बात नहीं। और एहतराम देने में ही मेरा ख़्याल है कि हमारी वैल्यूज़ की निशानदेही भी होती है। आपका सर मुझे एक जो ट्वीट कल का नज़र आया था और डिपेंडिंग अपॉन ये जनाब लियाकत अली चट्टा साहब जो कमिश्नर हैं उनके रेजिग्नेशन पे, और मज़े की बात यह है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया, दफ्तर को सील कर दिया गया। कल आपकी नोटिस में भी आया होगा कि उनकी जो पीए हैं उनकी वाइफ को कितने बुरे तरीके से हरासा किया गया। छोटे छोटे बच्चों के दिमाग पे क्या तस्वीर छोड़ी जा रही है। हालांकि जो कमिश्नर की मेरा ख़्याल है लेवल पे जब सिलेक्शन होती है या इसकी जब अपॉइंटमेंट होती है, इसमें ISI का अप्रूवल भी चाहिए होता है, उसकी पूरी की पूरी बैकग्राउंड को भी चेक किया जाता है। और मज़े की बात यह है कि 16 दिन पहले उनको वीज़ा भी दिलवा के दिया था उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स का। तो क्या फरमाएंगे, क्या ये वाली जो गवर्नमेंट है इसको प्रोलॉन्ग करने के लिए ये सब कुछ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कि ISI के हवाले से और ये आपने जितनी भी सारी बातें कही हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि लियाकत अली चट्टा साहब जो है वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट और कमिश्नर जो होता है वो आप समझें कि डिवीज़न का एक बादशाही हुआ करता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर अगर हम देखें कि इसमें सारा सिलसिला कैसे बन रहा है, क्या हुआ, उसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, मैं आपको थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड जो है उसको आपके सामने रख दूँ। लियाकत अली चट्टा साहब जो थे वो बुनियादी तौर पर एक पंजाब जो सर्विस कमीशन है, उसके ज़रिए जो है वो इस महकमे के अंदर
आए और वो डीएमजी से उस तरह से उनका ताल्लुक यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए नहीं आए, बल्कि वो पंजाब सर्विस से आए थे। और ज़ाहिर है एक काबिल अफ़सर थे, अगर काबिल ना होते तो कमिश्नर रावलपिंडी जो है वो बड़ा एक ऐसा जगह है जहाँ ज़ाहिर है रावलपिंडी की भी एक ख़्वाहिश मौजूद होती है और उनकी ईमा के ऊपर उनकी इजाज़त के बगैर यहाँ कोई नया आदमी ऐसा अननोन आदमी या कोई ऐसा गैर प्रोफ़ेशनल आदमी जो है वो नहीं बैठ सकता। राना सना साहब ने उनकी ज़हनी हालत की बात की, मैं समझता हूँ ये बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो हमज़ा शहबाज़ शरीफ के बहुत करीब रहे और उनको एक ख़ास एतमाद हमज़ा शहबाज़ का भी और उस्मान बुज़दार दोनों का जो है वो हासिल रहा क्योंकि वो कमिश्नर जो है वो डीआई खान रहे डीजी खान रहे जहाँ बुज़दार साहब का इलाका है और बड़े उनके काबिल एतमाद साथी रहे। दूसरी तरफ जो है वो ये जाते रहे जहाँ भी गए इन्होंने बड़े अच्छे-अच्छे क्लब्स बनवाए जो कि वहाँ पुराने बोसीदा हालत के अंदर थे, उनको रिवाइव किया, उनको एक्टिव किया और वो जिसकी मेंबरशिप कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, 10-10, 20-20 लाख रुपए की मेंबरशिप जो है वो लोग लेना के लिए जो है बल्कि लाइनों में लगे रहे। तो ये काबिल अफ़सर है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। अब देखना ये है कि लियाकत साहब जो है वो 13 मार्च को रिटायर हो रहे थे 2024 को और अमेरिका का वीज़ा जो है वो उन्होंने लगवाया अपना। ज़ाहिर है किसी ने लगा के तो नहीं देना होता, वो कमिश्नर रावलपिंडी की हैसियत से जब कहीं जाएँगे और माज़ी में भी बहुत जगह ट्रैवल किया हुआ है उन्होंने, तो उनको अमेरिका का जो है वो वीज़ा जो है वो लग गया और इससे पहले मेरे ख़्याल है शेंजन और बर्तानिया का भी वीज़ा उनके पास मौजूद है। लेकिन इस सब से कह के अगर उन्होंने भागना होता, तो वो तो मतलब चुप करके भाग जाते और यही कोई अपना वीडियो पैगाम डाल के वो निकल जाते। तो फिर ऐसा क्यों किया गया? अब इसके हवाले से कभी मलिक रियाज़ से इसको जोड़ा जा रहा है, कभी किसी जगह से जोड़ा जा रहा है, कभी हाउसिंग कॉलोनियों की बातें आ रही हैं। ज़ाहिर है जितने मुँह उतनी बातें, लेकिन हकीकत ये है कि लियाकत अली चट्टा साहब ने एक बड़ा तुरप का पत्ता खेला है, मैं समझता हूँ और वो ये है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। जब इस्तीफ़ा दे दिया तो पाकिस्तान में कानून है कि इल्ज़ाम अगर कोई लगाता है किसी के ऊपर, तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर ये है कि उसको कोई या तो हर्जाना का कोई दावा हो जाता है उसके ऊपर जो कि साल हर साल चलते हैं और नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। और दूसरी तरफ जो है वो यही होता है कि वो माफ़ी माँग लेता है, अदालत में जाता है, अगले के पैर पकड़ लेता है और कहता है जनाब मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी ज़हनी हालत जो थी उस टाइम पे ठीक नहीं थी, कोई घरेलू मसला था या कोई ब्लड प्रेशर का मसला था या कोई और वजूहात थी जिसकी बुनियाद के ऊपर मैंने ये कह दिया। लेकिन चट्टा साहब से मुझे एक ज़रूर गिला है और वो ये है कि जितने वो सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, उनको कम से कम जब कोई बात करते तो सबूत और शवाहिद सामने रखते और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। एक आदमी जो सुबह खुदकुशी कर रहा है और थोड़ी देर के बाद जो है वो बाकायदा सूट टाई लगा के बड़ा शेव-शूव करके और बड़े जो कंपोज़्ड उनकी जो है वो हालत में उन्होंने गुफ्तगू की, तो ये कुछ बातें जो हैं वो समझ से बालातर हुई। अब इसको कोई कहता है कि जी वो किसी पार्टी के फ्रंटमैन हैं या किसी के कुछ है, तो मेरे ख़्याल में उन्होंने तमाम पार्टियों से काम किया। मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ भी किया, उन्होंने यकीनन पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ भी कहीं न कहीं वर्किंग की होगी और इसी तरीके से उन्होंने जो है पीटीआई के साथ भी भरपूर काम किया और जब मुशर्रफ साहब का दौर था, तो उस टाइम पे भी उन्होंने मार्शल लॉ के ज़माने में भी काम किया। तो आप ये नहीं कह सकते कि लियाकत अली चट्टा साहब जो हैं कोई इनकॉम्पिटेंट थे या कोई ऐसे मखबूतुल हवास थे जिनका उनको पहले पता नहीं था लोगों को और बाद में पता चल गया। मेरा ख़्याल है कि ये लगता यही है कि आखिर में माफ़ी-तलाफ़ी हो जानी है और क्योंकि ज़ाहिर है एक डिवीज़न का बेताज बादशाही होता है, कमिश्नर जो होता है वो हर चीज़ का मालिक होता है, उसके नीचे जो है मुतअद्दद असिस्टेंट कमिश्नर्स आते हैं, तहसीलें आती हैं, उसके अंदर जो मैजिस्ट्रेट्स आते हैं, तो आप डिप्टी कमिश्नर्स आते हैं, तो आप उनको जो है वो ऐसे नहीं कह सकते और फिर रावलपिंडी क्योंकि आपको पता है मरी वगैरह का इलाका ये सारा झेलम तक का इलाका उनके पास है, इधर अटक तक का इलाका जो है वो रावलपिंडी के कमिश्नर के नीचे आता है, तो बड़ा एक ताकत वाला ओहदा है ये। और अब उसमें बेज़ाब्तियाँ हुई या नहीं हुई, इससे पहले आपको याद होगा एक कमिश्नर महमूद साहब थे जो बड़े ज़बरदस्त थे, उनके ऊपर पीटीआई के दौरे हुकूमत के अंदर वो रिंग रोड वाला एक मामला बन गया। उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, चंद दिन जो है वो ओएसडी रहे और उसके बाद उनको जो है मुतबादिल जो है वो जगह पे कर दिया। अब आपने अरेस्ट की बात की, तो अरेस्ट का तो उन्होंने खुद कहा था। देखिए ना, कमिश्नर रावलपिंडी की बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक ये बात है
کہ उनके नीचे लोगों को ज़दोकोप किया गया या उनके हवाले से कोई ज़ाती कोई ऐसे मामलात बनते हुए नज़र आ रहे हैं या फ़ैमिली के हवाले से, मेरा ख़्याल है गैर मुनासिब है। ये एहतराम इंसानियत जो है वो पहला सबक है हमारे दीन के अंदर, हमारे जो है ना दीन के अंदर बड़ा वाज़ेह एहतराम इंसानियत बताया गया, तो ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है जिसने भी किया। लेकिन साथ ही साथ चड्ढा साहब ने जो है वो अफ़वाज पाकिस्तान को बाकायदा एक्ज़ोनरेट किया, उन्होंने कहा इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने इलेक्शन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया और अपने नीचे जो लोग हैं, लेकिन बहरहाल मैं ये डिमांड करता हूँ आपकी वसातत से भी, मैंने वैसे भी डिमांड की हुई है कि जनाब आप फ़ौरन इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने पहले सुओ मोटो लेने की बात की थी, लेकिन उसके बाद फिर वो मामला कहीं खटाई में पड़ गया। क्या तो देखना ये है मेरा जी यहाँ सर। पे आपसे सवाल जो आ रहा है ना, अभी आप ही ने कहा कि आप पंजाब सर्विस कमीशन के ज़रिए आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आप नहीं आए थे। वेरी टैलेंटेड ऑफिसर, इसमें कोई शक नहीं, और आपने इस बात पे भी हामी भरी कि ज़ाहिर है इन पोजीशंस पे आने के लिए आईएसआई का रोल, इंटेलिजेंस का रोल इज़ देयर। मगर इनकी अपॉइंटमेंट एज ए कमिश्नर रावलपिंडी होती है अगस्त 22 में। अगस्त 22 में पीडीएम की हुकूमत थी, ठीक। अब आप मुझे ये बताइए, और आपने बीच में ये भी जिक्र किया कि हमजा शहबाज शरीफ के बड़े करीबी साथी थे, क्या इज़ देयर एनी चांस कि अब उनका कॉन्शियस 9 दिन के बाद एकदम से अवेक हो गया हो कि वाकई लोगों का मैंडेट, तो मैं आज ही कल रात को मैं इंडोनेशिया के इलेक्शंस देख रही थी, वो जनरल जो कि अमेरिका में बैन था और बड़ा रूड इंसान कंसिडर किया जा रहा था, 60% से ज़्यादा वोट नहीं है। अभी ये अनऑफिशियल है, ऑफिशियली भी ये रिजल्ट्स आ जाएंगे, मगर ज़ाहिर है लोगों की जो वोट है उसको एहतराम दिया गया। मगर पाकिस्तान में तो आप किसी एंगल से भी देख लें तो आपको हर चीज़ उल्टी नज़र आ रही है, और हर इंसान झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रहा है। इतनी यहाँ का कंट्रोवर्सीज़ और इतनी ज़्यादा जो है वो एक पसे पर्दा कहानियाँ चल रही होती हैं कि लोग घबरा गए हैं, सच्ची बात है। किसी के ऊपर एतबार नहीं रहा। जो सबसे बड़ी बात ये है कि स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन से हम गुज़र रहे हैं और कन्फ्यूजन लीड्स टू अ किल। प्रॉब्लम ये है। इसलिए आप जो है क्योंकि इतनी कहानियाँ, जितने मुँह उतनी बातें, फिर सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो मनगढ़ंत बातें जो हैं वो ज़्यादा सामने आती हैं और सच्चाइयाँ जो हैं वो बहुत कम आती हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इन्होंने जो है वो 2022 अगस्त के अंदर जो है कमिश्नर रावलपिंडी का मनसब सँभाला और लोग इनसे खुश थे। ये नहीं है कि अवाम उन नास को इन्होंने काफ़ी हद तक जो है रिलीफ़ दिया, कई इन्होंने काम किए, मुश्किल वक़्त था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी खतरनाक थी, लेकिन उसको हर चीज़ को इन्होंने काबू रखा। लेकिन 9 दिन के बाद अमूमन लोगों का जो ज़मीर है वो जागा नहीं करता। जिस दिन जागना होता है तो वो फ़ौरन जागता है। फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज ये नहीं बता रही थी कि ज़मीर की वजह से बात है, बात इसकी कुछ और है। लेकिन कई ऐसी हकीकतें हैं जो फिर वही जैसे हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो दब के रह गई, वो ज़ियाउल हक साहब के हादसे की कमीशन की रिपोर्ट दब के रह गई, वो बाकी इंक्वायरियाँ जो हैं वो दब के रह गईं। शायद ये भी किसी ऐसे फ़ाइल के अंदर चली जाए जिसके ऊपर गर्द पड़ती रहे, लेकिन बहरहाल मेरा ख़्याल है आज की सहाफ़त जो है वो काफ़ी मज़बूत है और लोग जो है वो इसके पीछे ज़रूर करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो आपने फ़रमाया कि ये हालात जो है देखें, सीधी-सी बात है कि इसमें आज सियासत के अंदर ओहदे लेने के लिए हर कोई तैयार है, ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जो आदमी बढ़ता है वो चाहता है कि पीपल्स पार्टी को ले लें, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे लेना चाहती है, 2 वज़ारतें पंजाब में लेना चाहती है, बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत बनाना चाहती है, इनके साथ मिलके सदारत लेना चाहती है, पाकिस्तान की गवर्नरशिप सारी लेना चाहती है, लेकिन जो है वो कहते हैं कि नहीं जी हम हुकूमत का हिस्सा नहीं, क्योंकि हम पीडीएम पार्ट 2 का जो है वो किरदार अदा करने से अवाम जो है उसके अंदर गंदे हो जाएँगे। यानी कि मीठा-मीठा हप-हप और कड़वा-कड़वा थू-थू वाली पॉलिसी है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग जो है उसने आगे बढ़ी और उसके बाद फिर उनको ख़्याल आया, किसी सयाने ने उनको ये बताया कि जनाब आप पंजाब के अंदर अपने आप को मज़बूत कर लें, तो सर सलामत रहेगा, तो फिर शौक पूरे भी हो जाएँगे। लेकिन मकसद ये है कि आप पंजाब के अंदर जब मज़बूत करेंगे, तो हुकूमत बन जाएगी और अगर फेडरल में ना भी बनाई, लेकिन अब
कुछ मुक़्तदिर हलके जो हैं, वो ये चाहते हैं कि ये अरबों रुपया जो लगा, जिसमें अवाम का भी लगा, हुकूमत का भी लगा, रियासत की तवानाइयाँ भी खर्च हुईं, उसके नतीजे के अंदर ये डीरेल ना हो जाए। क्योंकि इस टाइम पे चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज़ है, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो जेयूआई है, कोई री-इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात जो अच्छी हुई है इस इलेक्शन में कि अवाम का जो एक-दूसरे के साथ क्लैश था, जो माज़ी के इलेक्शनों में आपने भी देखा कि अमूमन काफ़ी फायरिंग हो जाती थी, हो जाती लड़ाई-झगड़े, मारा-मारी, मार-कुटाई होती थी। इस बार कोई आपको नहीं नज़र आया, हालाँकि जो एक हैजानी कैफ़ियत थी, वो तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर एक बिल्कुल तूफ़ान मचा हुआ था और लग रहा था खून के प्यासे हैं। तो अवाम ने बड़ा मेरे ख़्याल में सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया, इसके ऊपर लायक-ए-तहसीन है। या तो इलेक्शन करवाने नहीं थे, जब इलेक्शन करवा लिए तो फिर अब इनका रिज़ल्ट माने। मसला ये है कि जो धांधली का नारा लगा रहे हैं, धांधली का नारा कौन नहीं लगा रहा? यानी कि जो सीटें जीती, वो अपनी तवानाइयों और अपनी मेहनत से जीती, और जो हारे, उसके अंदर रियासत का कसूर, ये गलत बात है इसके मेरे ख्याल में। खासकर सर यहाँ फॉर्म 45 का मसला आपको भी नज़र आ रहा है कि फॉर्म 45 को जो चेंज किया, बहुत सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स, बहुत सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बयानात हैं, बाकायदा रोते हुए ज़दोकोब करना उनको, और रिजल्ट्स को चेंज करना, इनिशियल्स पहले करवा लेना। तो आप ये समझते हैं कि ये जो सोशल मीडिया पे वीडियोस और ऑडियो मैसेज हैं, ये सब गलत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझता, मैं क्यों समझूँगा? मैं भी इसी मुआशरे का हिस्सा हूँ। देखिए, मसला ये नहीं है, पाकिस्तान में क्या माज़ी में धाँधलियाँ नहीं हुई? कोई अगर चड्ढा साहब की बात कर लें कि कॉन्शियस अगर उनका जागा, तो वो तकरीबन 40 साल की सर्विस के अंदर उन्होंने कितने इलेक्शन करवाए, और हमें पता है कि इलेक्शन कैसे हुए। पाकिस्तान में कोई एक ऐसा इलेक्शन नहीं है, माँ सवाए वो याहिया खान वाला इलेक्शन, और उसके भी नतीजे जो हुए, वो क्या हुए? आखिर में एक किस्म की धाँधली हुई ना, कि मुजीबुर रहमान को जो है आपने इंतकाल इक़्तिदार नहीं किया, नतीजा क्या हुआ? उसके नतीजे में जो हुआ, वो एक तारीख का बहुत ही बदनुमा हिस्सा है। लेकिन बहरहाल तो फिर इनका उन्होंने कॉन्शियस क्यों नहीं देखिए, जागा? हम यहाँ पे अधूरे फैक्ट्स पेश करते हैं। उन्होंने मुजीबुर रहमान साहब के लिए 1 यूनिट को भी तोड़ा था, मगर मुजीबुर रहमान अगर चाहते थे कि एक स्टेट बैंक यहाँ हो, एक स्टेट बैंक वहाँ हो, यहाँ की करेंसी और हो, वहाँ की करेंसी और हो, हाँ, देयर वो वर फ्यू गलत था। थिंग्स जिसके ऊपर मतलब वो नहीं, उन्होंने बात भी तो देखिए ना, तोड़ने एक्सेसिस, की एक चल ही रही थी ना उनके दिमाग में। हाँ, एक्सेसिस दोनों जानिब से हुई थी। मैं नहीं कह रहा कि वो आप जो बात फरमा रही हैं, वो भी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक्सेसिस यानी कि जब आप हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर जाते हैं, तो वो फिर आपकी गड़बड़ी होती है। लेकिन बहरहाल मकसद ये है कि फॉर्म 45 हो, फॉर्म 47 हो, पूरा देखिए ना, जो जीते हैं, वो भी इलेक्शन के लिए जो है वो शोर मचा रहे हैं कि उनके साथ धांधली हो गई, जो हार गए हैं, वो भी कर रहे हैं। यानी कि जीडीए है, तो वो सिंध में जैम करके बैठी है, जो सब नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, वो बलूचिस्तान को जो है वो बिल्कुल मफलूज करके रख दिया है। तीसरी तरफ जो है पीटीआई पूरे मुल्क में सरापा एहतजाज है, पेशावर से लेके जो है कराची तक जो है सरापा एहतजाज है। मुस्लिम लीग खुद जो है वो कई जगह ये बात कर चुकी है, मानसेरा वगैरह के जगह पे उन्होंने कहा है कि जी हमारे वो हलके खोले जाएँ। अब कोई भी खुश नज़र नहीं आता, नतीजा ये निकल रहा है, और फिर ये एक हंग पार्लियामेंट बनती जा रही है। हंग पार्लियामेंट से मुराद ये है कि क्या पीटीआई और पीपल्स पार्टी का कॉम्बिनेशन होगा, पीटीआई और मुस्लिम लीग का कॉम्बिनेशन होगा, इन सब का इकट्ठा होगा, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का होगा। ये एक अजीब जिसको जो एक बैलों के सींग फँस गए हैं आपस में, तो ये उस पोज़ीशन के अंदर हम आ गए हैं। अब मौलाना फज़लुर रहमान का मिल जाना जाके, और वो मौलाना फज़लुर रहमान के पास पीटीआई का वफ़्द आना, आग पानी का मिलाप था। एक तरफ यहूदियों का दामाद कहने वाले थे और एक तरफ डीज़ल कहने वाले थे। यानी कि तमाम जो अवाम की इसके अंदर जो मेरे ख़्याल में उनकी राय का इस्तेहसाल हुआ, जिस बुनियाद के ऊपर दोनों जमातों ने वोट लिए, गलत हुआ ना। और फिर मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि एक तरफ शेर जो है, वो अपने ही अवाम को जो है भंबोड़ रहा है, दूसरी तरफ जो है वो तीर अपने लोगों के सीनों पर चल रहा है, और तीसरी तरफ बल्ला जो है वो लोगों के पड़ रहा है ज़बरदस्त। तो लेकिन ले एक लिया कहता गया है बल्ला, तो अब रहा ही कोई नहीं, अब तो चिड़िया तो नहीं, कबूतर और बकरी भैंस हो गए। अब तो कोई मतलब वो शनाख्त, लेकिन फिर भी अब तो भी बल्कि वो आपने भी एक नहीं और रहा। बात कही थी, आप दादा मैं हामिद रज़ा ने उनको जो है अब गले लगा लिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 50 लोगों का जो है वो बाकायदा नोटिफ़िकेशन जारी हो चुका है। तो अब तो मतलब पता नहीं, पहले वो एमडब्ल्यूएम की तरफ जा रहे थे, अब सुन्नी इत्तेहाद पे आ गए हैं। तो बहरहाल अल्लाह जानता है, फिर लेकिन आप, मैं मैं वही उस बात को मैक्सिमम मुकम्मल को कर लूँ। कवर करना चाहती हूँ। आपने एक मुझे मैं आपने भी मुख्तसरन कि रात में रिजल्ट्स और थे, मॉर्निंग में जीते हुए जो
50 हज़ार का डिफरेंस था, रिजल्ट्स वर टोटली डिफरेंट। आर्मी के बारे में कहा जाता है कि आर्मी ए पोलिटिकल है, मगर आर्मी ने बिल्कुल आंखें भी बंद की हुई हैं। वी आर रेडी फॉर द हाइब्रिड सिस्टम एज वेल, मगर आर्मी ने कहाँ कि एक तरफ भी आपने कहा कि केसेस में साल साल उम्रें गुजर जाती हैं, मगर जिन केसेस को निपटाना था उनको तो इलेक्शन से पहले रात को 12-12 बजे तक अदालतें कचहरियां लगा के उन केसेस को तो अपनी मर्जी से मुताबिक हल कर लिया गया। तो फिर लोगों के डाउट्स तो बजाय हैं ना। डाउट तो होते हैं ना जी। 2018 से लेके अभी तक हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। क्यों 2018 में हाइब्रिड नहीं था? लेकिन उस टाइम पे एपॉलिटिकल का मतलब क्या था? एपॉलिटिकल का मतलब ये था कि हम हुकूमत का साथ देंगे, लेकिन हम ज़ाती सियासत का, पार्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, जोड़-तोड़ की सियासत नहीं करेंगे। ये था एपॉलिटिकल, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो नो कॉन्फिडेंस का मोशन आया था। बहरहाल इसको हम साइड पे कर दें। हम जो है वो ये मौजूदा सूरत-ए-हाल के अंदर मेरी अपनी पार्टी का तहरीक जवानान पाकिस्तान का भी आपने ज़िक्र फरमाया। भाई तकरीबन 70 के करीब हमारे कैंडिडेट खड़े हुए, 35 के करीब लोगों का जो हमारा अलॉटेड सिंबल, जो बाकायदा इलेक्शन कमीशन के कागज के मुताबिक हमारे पास चीजें मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं। सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल जो है वो अलॉट हुआ। जिस दिन इलेक्शन हो रहा था, सुबह जब गए हैं, सारा वक्त तो सूरजमुखी के ऊपर जो है हमने जो है वो कैंपेन की। सुबह पता चला कि किसी को जो है वो आपने वहां बाल्टी दे दी, किसी को बल्ब दे दिया, किसी को रॉकेट का साइंस दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। भाई तक ये हुस्ने इत्तेफाक था, एक आध का आदमी का तो समझ आता है, लेकिन 35 लोगों का जो है वो आप उठा के तब्दील कर देते हैं। तो इसके ऊपर मैं भी गया इलेक्शन कमीशन के ऊपर, लेकिन इलेक्शन कमीशन साफ सी बात है, सुम्मुम बुकमुन उमियुन है, सीधी बात है। सर पाकिस्तान में जो बदले की सियासत है, आईजी जनाब आप ही का, मैं उस ट्वीट पे दो एक बातें करना चाह रही हूँ कि आईजी उस्मान को अदालती केस में पेशावर हाई कोर्ट में तलब करके गिरफ्तार करने को, और आपको पता ही उनकी वालदा के साथ जो सलूक किया, उनके वोट्स की जैसे रिगिंग हुई, पेपर्स की सबमिशन में जो प्रॉब्लम्स आई, तो क्या फरमाएंगे कि आपका पूरा का पूरा अपर सिस्टम, जैसे लियाकत अली चट्टा साहब शमजा शहबाज के दोस्त थे, उनकी अपॉइंटमेंट कराएगी अगस्त 22 पीडीएम के दौर में, तो क्या आपको ये लगता है कि एनीबडी जिसका सर बुलंद हो उसके सर को कटवा दिया जाए? देखिए, सरों की फसल तो पकी पड़ी है, जो बात अगर हकीकत आप अवाम की नज़र से देखें, क्योंकि इस सारे सिस्टम में जो है, आपने सियासत बचानी है या पाकिस्तान बचाना है, फैसला तो अब अवाम को करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। बेहतर ये है कि आज कर लें, कल को तो पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन जो आपने आईजी उस्मान की बात की, इससे क्या हो रहा है? देखें, अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी कोई इतनी अच्छी रिप्यूट पीटीआई के अंदर भी नहीं समझी जाती। उनसे बहुत काबिल, लायक-फायक लोग मौजूद हैं। मुश्ताक गनी साहब हैं, जो अली मोहम्मद खान साहब हैं, बड़े लायक-फायक आदमी हैं। मैं तो हैरान हूँ कि उनको चेयरमैन पीटीआई क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि वकील वो हैं, लास्ट मैन स्टैंडिंग वो थे, अल्लाह रसूल वाले वो हैं, खुश शक्ल हैं, खुश मिजाज हैं, पॉपुलर हैं, आर्टिकुलेटेड हैं और एक दीनदार आदमी है, एक इंतहाई हुब्बुल वतन इंसान है, उसको क्यों नहीं बनाया गया? इसका मतलब है कि हम अपने से सुपीरियर आदमी को, जो इंटेलेक्ट में सुपीरियर हो, जिसका कद-काठ हो, तो हम उसको आगे नहीं आने देते। और ये सिर्फ एक जमात पीटीआई की बात नहीं है, मुस्लिम लीग के अंदर भी यही आलम है, पीपल्स पार्टी के अंदर भी यही आलम है। पीपल्स पार्टी में कितने बेहतर लोग मौजूद हैं, लेकिन वो बिलावल के पीछे हाथ बांध के गुलामों की तरह खड़े होते हैं। और यही हालत जो है मरियम नवाज के पीछे लोगों की लाइन के अंदर मौजूद है। अभी एहसन इकबाल का मुकाबला आप मरियम नवाज से कर सकते हैं, या शाहिद खाकान अब्बासी साहब, या उससे पहले चौधरी निसार का मुकाबला आप कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। मकसद यहाँ ये कहने का कि आईजी उस्मान को, या आप जो बात हो रही थी वो ये थी कि अली अमीन गंडापुर एक एग्रेसिव हैं इंसान। उनको लाने का मतलब यह है कि आए दिन एक आपने वफाक के ऊपर जो है वो दबाव डालने की कोई ना कोई स्ट्रेटजी जो है वो रखेंगे। आईजी उस्मान के खिलाफ अगर आपने बुलाया और पंजाब का बंदा बुला के आईजी लेवल का आपने केपीके में अदालत के जरिए अरेस्ट करा लिया, तो इसका नतीजा आपको मालूम है क्या होगा? खुदा न खास्ता पहले ही आपने हाल क्या कर दिया? आपने केपी के अंदर टोटल जो है वो एक जमात को और एक कौमियत को दे दिया। सिंध के अंदर आपने एक कौमियत को दे दिया और पंजाब के अंदर एक कौमियत को दे दिया। ये क्या करने चले हैं भाई? ये क्या हो रहा है? खुदा के लिए ये हाथ जुड़े हैं।
पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमाएं। ایک اور بات کہی کہ حساس سرکاری افسران کو صوبہ بدر کیا جائے گا. اگین یعنی جو آپ کی مرضی سے نہ چلے آپ اس کو نکال دیں یا صوبہ بدر، اس پہ کچھ اپنا رائے دیں گے؟ دیٹ از ویری اسٹرینج، اور یہ بہت خطرناک ہونا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر بہت اچھے لوگ موجود ہیں، میں نے کہا، لیکن کچھ ایسے بھی موجود ہیں جو ہر وقت جو ہے کوئی ایک نیا ایک سلسلہ بنانا چاہتے ہیں، کلیش کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ اگر پی ٹی آئی نے اس ٹائم پہ یہی لوگ جو درمیان میں انہوں نے عمران خان صاحب کو غلط رائے دی، اور پنجاب کے پی اور کشمیر اور جی بی اسمبلی کی موجودگی میں، سینٹ کے اندر موجودگی کے اندر، وفاق کے اندر اپنے ایم این ایز کی موجودگی میں آپ نے اسمبلیاں توڑ دی، یہ کس کا فیصلہ تھا؟ یہ تو کوئی جمہوریت کا تو اس سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. 75% پاکستان آپ کے پاس تھا، آپ نے کیوں کیا یہ کام؟ اس کا مطلب ہے کہ وہی لوگ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. میاں اسلم کو جو ہے انہوں نے پنجاب کے لیے جو ہے نامزد کیا ہے وزیر اعلیٰ. انہوں نے شیر افضل مروت جیسے آدمی کو جو ہے وہ کہا ہے کہ اپوزیشن کے اندر آپ وفاق کے اندر دیکھیں گے، اور علی امین گنڈا پور کو انہوں نے خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نامزد کیا ہے. اب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کنفرنٹیشن کی پالیسی جو ہے وہ چلے گی، اور کنفرنٹیشن کے اندر صرف اور صرف سٹک اینڈ کیرٹ کی گیم میں سٹک جو ہے وہ عوام کو اور کیرٹ جو ہے حکمران کو ملے گی. یہ بڑا افسوسناک ہے. میرے خیال میں اس کنفرنٹیشنسٹ پالیسی کو اب جو حساس اداروں کی میں نے آپ سے بات کی، وہ تمام ادارے جو کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں، اگر ان کے خلاف قرارداد پیش کی جائے اسمبلی میں لا کے، بے شک اس سے ہو یا نہ ہو میں نہیں یہ کہہ سکتا، لیکن کیا ہوگا؟ ایک بدمزگی اور پوری دنیا میں جنگ ہسائی جو ہے وہ کیفیت پیدا کی جائے گی. یعنی کہ آ بیل مجھے مار والی سچویشن. حالات تو یہ جا رہے ہیں کہ فضا میں جو ہے وہ پھر پیر پگاڑا کی جو باتیں ہیں وہ گونج رہی ہیں، پھر وہ حالات تو پھر کسی اور ہی طرف چلے جائیں گے. یہ میرا خیال ہے کہ کرے مینگل پارٹی نے بھی سر بڑا زبردست بیان دیا ہے، اور انہوں نے 71 جنرل صاحب کو بڑا رسپیکٹفلی ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے ڈھاکہ کا ذکر کرتے ہوئے جو ذکر کیا ہے کوئی خبر اتنی اچھی نہیں ہے. مگر آپ نے ایک اور بات کی کہ آپ نے بلکہ اس کا مجھے جواب نہیں دیا کہ کہاں کے عدالتوں کے کیسز نمٹتے ہی نہیں، اور جس انسان کو آپ نے ڈی فیم کرنا ہے یا جس کو آپ نے پوتر کرنا ہے وہ فیصلے آپ 4 دنوں کے بیچ میں کر دیتی ہے آپ کی عدالت. تو اس وقت جو گورنمنٹ آ رہی ہے اور مسلم لیگ نون کی خواہش ضرور ہے، ان کے ممبران کہہ رہے ہیں کہ ان کو سینٹر میں گورنمنٹ نہیں بنانی چاہیے، بٹ آئی تھنک سو they just want to appoint chief of the army staff or to give an extension. They just want to appoint new election commissioner اور نئے bureaucrats کو، یا وہ میرا خیال ہے تبدیلیاں اور تقرریاں کرنا چاہتے ہیں. if I'm wrong do correct me. دیکھیں، یہ میرے خیال میں اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. عدلیہ 140ویں نمبر کے اوپر ہے دنیا میں، اور یہی جو وجوہات ہیں انہی کی بنیاد کے اوپر ہے. بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں لوگوں کے فیصلے ہی نہیں ہوتے. کسی کو ایئرپورٹ کے اوپر ایمنسٹی مل جاتی ہے، تمام مقدمے معاف ہو جاتے ہیں. بھائی ایک وقت تھا کہ ہمیں تو بتایا جاتا تھا کہ نواز شریف برا ہے، پھر ہمیں پھر بتایا گیا کہ نواز شریف اچھا ہے، پھر بتایا گیا کہ عمران خان بہت اچھا ہے. ہم نے کہا چلو جی لبیک ہے، پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ عمران خان بہت برا ہے. دیکھیں نا، ہم کب تک یہ کریں گے؟ میرے خیال میں ہمیں بھی ذرا سوچنا چاہیے. دوسری طرف جو آپ نے کہا کہ یہ جو چیف جسٹس کے حوالے سے، دیکھیں ابھی جو ایک ان کا بیان آ گیا، ایک صحافی کو انہوں نے موبائل کیمرے کے اوپر اٹھا کے بیان دے دیا. ابھی فیصلہ آیا نہیں تھا. آپ نے، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایشن قدم نہیں تھا. ایک اس کو میں دانش مندانہ فیصلہ نہیں کہہ سکتا. لیکن دوسری طرف جو آپ نے یہ بات کہی کہ جو مختلف پارٹیوں کی طرف سے بڑا سخت قسم کے بیانات آنے شروع کر دیے، ڈھاکہ وغیرہ، نہیں، ڈھاکہ وغیرہ کے ایسے کوئی صورتحال نہیں ہے. پاکستان مضبوط ہے، ایسی بات نہیں ہے. مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن عوام نے، آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ 48% لوگ باہر نکلے، حوالہ کے تقریباً 2.25 کروڑ ووٹوں کا ایڈیشن ہوا. اور تو پھر الیکٹورل کالج جو ہے وہ تو کمزور پڑ گیا. یعنی کہ لوگوں کا ٹرن آؤٹ جو تھا وہ کسی ادارے کے خلاف نہیں بلکہ نظام کے خلاف تھا.
इसी वजह से वो अगर उसको टेक्निकली देखा जाए तो तकरीबन वो 42% के ऊपर रह गया। बहुत ही खतरनाक सूरत-ए-हाल है। यानी कि एक अगर 37% से नीचे जाता तो फिर ये तो इलेक्शन जो है वो ज़ाया हो जाते। तो ये भी एक सूरत-ए-हाल है। आपका एक सवाल था, मैं उसको भूल गया, आपने कुछ फरमाया था। मैंने इलेक्शन के हवाले से ही आपने कहा, ज़ाहिर है अदलिया को भी पता है कि हमारा दर्जा कहाँ पे है और क्या है। आपने एक चीज़ और ज़ाहिर की कि जनरल अमजद शुएब या जनरल नईम खालिद लोधी, लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी जैसों में से या कोई एक तीसरा नाम भी है जिनको गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा KPK का। तो इसका मतलब है यही वाली PDM वाली गवर्नमेंट, ये काकड़ साहब की गवर्नमेंट चलेगी। और मगर अमजद शुएब साहब से तो बड़े खाइफ भी हैं ये लोग। देखिए, वही वाली बात है ना, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये मुख्तलिफ सोच है, ये मुख्तलिफ आरा है। ज़ाहिर है मेरे PTI के अंदर बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मरासिम हैं और वो मुझे चीज़ें, मैं उनसे जो है वो पता चलती रहती है। मेरा हर हलके के अंदर एक अच्छा ताल्लुक है, हर फ़िक़ह के अंदर मेरा एक अच्छा ताल्लुक है, हर मज़हब के अंदर एक अच्छा ताल्लुक है और मैं क्योंकि एक पाकिस्तानी हूँ और मेरे लिए पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तमाम लोग मुक़द्दम हैं, मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ। लेकिन मैं कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी को जो है वो जायज़ नहीं समझता, क्योंकि अगर वफाक ने गवर्नर तो लगाने होते हैं, लेकिन अगर आप उनके गवर्नर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि जी नहीं हम कन्फ्रंटेशन करेंगे, हम तो अपना बंदा लेके आएँगे। ये वो दोनों नईम खालिद लोधी साहब का भी आपको पता है कि एक झुकाव है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब और इसी तरीके से अमजद शुएब साहब तो बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं और फिर उनको हवालात भी जाना पड़ा, जो कि बहुत मुझे दुःख हुआ, क्योंकि बहरहाल वो बड़ा मेरे दुःख है। BBC हाँ, ने पूरा आर्टिकल लिख मेरे दिया इसके अंकल हैं बारे भाई में। वो आर्मी के अंदर से सिर्फ आवाज तो बुलंद हो रही है, आप माने ना माने, आर्मी के अंदर से आवाज तो बुलंद हो रही है थोड़ी सी, मतलब। और मैं इस पे आपको ज़रूर कहूँगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं होती, लेकिन आर्मी क्या होती है? क्या आर्मी जो है वो इस मुआशरे से हट के होती है? तो बिल्कुल नहीं होती। वो मुतवस्सत और लोअर तबकों से जो है वो आए होते हैं और उनका मुआशरे के साथ बड़ा मज़बूत बॉन्डिंग होती है। इसी वजह से चारों सूबों की अगर कोई ज़ंजीर है तो अफ़वाज पाकिस्तान की शक्ल में है, कुर्बानियाँ भी देते हैं, उनको पाकिस्तान के लोगों की पल्स भी पता होती है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो सोच होती है इसकी कोई बाउंड्री नहीं हुआ करती। ये नहीं हो सकता कि मेरी सोच जो है वो अगर मेरे घर में कोई अच्छा पकवान बन रहा है तो इसकी खुशबू जो है वो साथ वाले घर में ना जाए, ये नहीं रोक सकते। आइडियोलॉजी भी एक सोच की मानंद होती है, वो पूरी कौम के अंदर सरायत कर जाती है। फिर वो ये नहीं देखती कि ये दीवार जो है ये किसी महकमे की है या किसी घराने की है। मैं आपसे यहाँ तक इत्तफ़ाक़ राय रखता हूँ। मगर वोटर्स का जो बस लास्ट क्वेश्चन और फिर मैं आपकी राय लूंगी कि जो वोटर्स का टर्न आउट रहा, लोगों ने अपना वोट के ज़रिए पैगाम तो सर बड़ा वाज़ेह दिया है। अब आपको भी लगेगा मेरा भी झुकाव किसी की तरफ है, मेरा झुकाव किसी की तरफ नहीं। मैं आज भी ज़िक्र करना चाहती हूँ जनाब जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना रहे, उन्होंने आज इतना खूबसूरत एक आर्टिकल लिखा है, नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट कि हमारे मुल्क में आबादी का मसला है। यानी इतनी तेज़ी से कि वायरस भी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ते जितनी तेज़ी से हमारे मुल्क में आबादी बढ़ी है। नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दी एक्सपोर्ट्स इन पाकिस्तान, नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लेशन रेट इन पाकिस्तान, नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट कि अगली किस्त IMF की हमारे सर पे खड़ी है और हमने कितना जो हमारा सब्सिडीज़ हमने कितनी ज़्यादा दी हुई है। मसाइल की तो सर कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई एक बंदा भी बात नहीं कर रहा। और इवन आर्मी वाले भी स्कूल यूनिफॉर्म यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को जाके मिलते हैं। नोबडी इज टेकिंग एन एक्शन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स व्हाट द कंट्री हैज। देखिए, हमने शुतुरमुर्ग की तरह जब तूफान आया है तो हमने जो है वो ज़मीन के अंदर सर दे दिया कि सब ओके की रिपोर्ट है। ऐसा नहीं है, सब ओके नहीं है। एक अवाम के अंदर आप देखें ना, मुझे लड़के मिलते हैं, अभी हालिया पेशावर गया तो धरने के ऊपर उन्होंने वहाँ मोटरवे पे रोका हुआ था, PTI के कारकुनान थे। मुझे देख के पहचान गए, बहुत मोहब्बत दी उन्होंने, मेरे साथ तस्वीर उतरवाई और कहा कि जी हमें आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी एक मकरूह ड्रिंक है और एक हराम ड्रिंक है, उसको छोड़ के हम हराम गोश्त खा लें। मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता हूँ उनके। तो उन्होंने कहा कि जी इस हराम ड्रिंक की जगह अगर हमें कोई आप जूस पिला दें, लस्सी पिला दें, नींबू पानी पिला दें तो समझ आती है।
آپ کہہ رہے ہیں کہ لیسر ایول سے ہم ایک بگر ایول کو قبول کر لیں، یہ نہیں ہوگا۔ اور میرا خیال ہے جو اس ٹائم پہ سوچ ہے وہ یہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اس ٹائم پہ حالات بن رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو معیشت ہے، کسی نے مساک معیشت کیا نہیں، کسی نے مساک کشمیر کیا نہیں، کسی نے جو ہے مساک دہشت گردی کیا نہیں، کسی نے مساک غربت کیا نہیں، یہ سارے کے سارے اپنے مفادات آپ دیکھ لیں کہ عوام کی اب پوچھتے ہیں نا بلاول صاحب جو ہے وہ یقیناً 300 یونٹ بجلی فری دیں گے، وہ کروڑ نوکریاں بھی دیں گے، وہ جو ہے وہ 5 لاکھ گھر بھی دیں گے، ہم نے 50 انہوں نے دیا کہ لاکھ گھر خواب دیکھنے میں اور تو کوئی، ہاں وہ خواب ہی دکھائیں گے، وہ کہتے ہیں خیالی خواب دیکھنے میں تو کوئی یار نہیں۔ تو پھر کیا ایسے لوگ جو پبلک کے اندر منشور لے کے آئے تھے یہ تمام باتوں کا، یہ خوابوں کا، انہوں نے پبلکلی جھوٹ نہیں بولا؟ اگر یہ جھوٹ بولا تو کیا یہ صادق اور امین کی منصب پہ قائم رہ سکتے ہیں؟ کیا یہ کسی پبلک پوزیشن کے ہولڈر ہو سکتے ہیں؟ آپ جس ملک میں بیٹھی ہیں، اگر اس طریقے سے پبلک میں جھوٹ بولا جائے تو اس کی سزا آپ تو میرے سے بہتر جانتی ہیں، لیکن کیا یہاں کوئی اس کی سزا ہے؟ یہاں پھر وہی کہتے ہیں کہ آوے ہی آوے، آوے ہی آوے۔ حلف کی پاسداری نہ کرنے پہ آرٹیکل 6 میں سزائے موت ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت جو ہمارے اعلیٰ افسران ہیں، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں ہیں، وہ اپنی حلف کی پاسداری نہیں کر رہے، تو کیا ان کے لیے سزائے موت ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ ہاں، یہ آپ نے بڑا اچھا کیا یہ سوال پوچھ کے۔ آئین پاکستان کی کتاب اٹھائیے، آج لازمی آپ نے جا کے پڑھنا ہے اس بات کو، اس کے اندر ذرا حرف پڑھیں آپ۔ اس کے اندر پاکستان کے 73 کے آئین کے مطابق جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کہتا ہے، اب جو سول کا اوتھ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وی ول ایکٹ اکارڈنگ ٹو دی ول آف دا گورنمنٹ، اور دوسری طرف جو ہے وہ افواج پاکستان کا حلف یہ ہے کہ وی ول ایکٹ اکارڈنگ ٹو دا ول آف دا نیشن۔ یہ آئین پاکستان نے لکھا ہے، میں نے نہیں لکھا۔ اب آپ سمجھ گئے؟ تو پھر مٹ جائے گی خلق خدا تو انصاف کرو گے، پھر یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے آئی ایس آئی کے اندر جو پولیٹیکل سیل بنایا بھٹو صاحب نے، اور بھٹو صاحب کے حکم نامے پہ بنا، تو کیا بعد میں 3 مسلم لیگ کی، 3 پیپلز پارٹی کی، ایک ان کی مشترکہ PDM-1، اور اس کے بعد تحریک انصاف کی حکومت نے کیا وہ پولیٹیکل سیل ختم کر دیا؟ کیا ایکسٹینشن کی جو بات ابھی کر رہی تھیں آپ، میں اس سے اتفاق رائے نہیں رکھتا۔ ایکسٹینشن پہلی بات ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے ابھی تو 2 سال پڑے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں ایکسٹینشن کی تو بات ہی ابھی بہت ہنوز دلی دورست۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایکسٹینشن کیا عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کو نہیں دی تھی؟ کیا کوئی اور اگر آ جائے، فرض کریں آپ کو بنا دیں یا مجھے بنا دیں یا ہمارے ناظرین کو بنا دیں اور ہم لوگ اس قابل نہ ہوں، تو پھر ہم تو ان کو تاحیات ایکسٹینشن دیں گے۔ کیا پرویز الہی صاحب جو نہیں کہتے تھے وردی کے اندر ہم ان کو، جنرل ضیاء الحق پھندا بن گئے تھے نا، بھٹو صاحب تو نیچے سے 5 لیول سے اوپر لے کے آئے تھے مگر پھندا بن گئے تھے، مگر عاصم منیر صاحب کو وہ فیور تو ملی ہوئی ہے 48 آرمی میں۔ میں حیران ہوں کہ جو لوگ ڈیزرو کرتے تھے پوزیشنز، ان میں اینگر کیوں نہیں ہے کہ عاصم منیر تو اگر ریٹائر ہو رہے تھے تو کیا ضرورت تھی ان کو 48 کے بعد، 48 آورز کے بعد دوبارہ اس پوزیشن پہ لے؟ کیا اور کوئی باقی جو لیفٹیننٹ جنرل تھے وہ سارے کے سارے ڈسکوالیفائڈ تھے یا انکمپیٹنٹ تھے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے اس میں، کیونکہ یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے اور میں اس کو بالکل باریک بینی سے جانتا ہوں۔ اگلے پروگرام میں ہاں، میں اس کو باریک بینی سے جانتا ہوں، ایسا نہیں ہے، وہ بالکل اپنے اس کے معیار کے مطابق تھے، لیکن جب جنرل باجوہ بنے تو کتنے لوگ سپر سیڈ ہوئے، تو سوال تو تب بھی یہی پوچھا گیا۔ جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی تب بھی یہ سوال ہوا۔ اس سے پہلے راحیل شریف صاحب ہوئے تو راحیل شریف صاحب، اس سے پہلے جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب ہوئے، اس کے اوپر بھی یہی بات ہوئی۔ تو متعدد یہ ایسے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، سینیورٹی پہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، کیا پاکستان آرمی میں کپتان سے میجر جب بنتے ہیں تو کیا سینیورٹی پہ بنتے ہیں؟ کیا میجر سے کرنل بنتے ہیں تو سینیورٹی پہ بنتے ہیں؟ کیا کرنل سے بریگیڈیئر بنتے ہیں تو سینیورٹی؟ اسی طرح سے بریگیڈیئر سے میجر جنرل اور میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل، تو پھر سینیورٹی نہیں ہوتا۔ اور جب آپ لیفٹیننٹ جنرل بن جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے جو کہ انجینئرز کا ہے۔
اب آپ اس کو ایک فائٹنگ آرم کے لیفٹیننٹ جنرل کے ساتھ کیا کمپیئر کر سکتی ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل تو اس ٹائم پہ جو ہے پاکستان جو میڈیکل کور ہے اس کے اندر بھی موجود ہیں، تو پھر کیا وہ ان کو بن جانا چاہیے کیونکہ وہ سینئر ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، سینیورٹی پہ نہیں ہوتا بلکہ کمپیٹنس پہ ہوتا ہے. اور وہ جو 48 گھنٹے والی آپ نے بات کہی ہے، نہیں اس کے اندر کچھ ٹیکنیکل تھی. وہ جب جنرل فیض حمید صاحب آئے تھے ایز ایڈجوٹنٹ جنرل چند ماہ کے لیے، اس کے اندر کچھ چیزوں کو میں، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ میرے خیال میں نہیں کرنے والی، تو اس کے اندر کچھ ان کے جو پیپرز تھے اس کے حوالے سے کچھ فرق تھے. تو بہت سارے لوگ جو اس چیز کو جانتے تھے، جو پہچانتے تھے، انہوں نے میرے خیال میں جو اس ٹائم پہ سینئر موسٹ اور کمپیٹنٹ آدمی ہیں، اپنے سورڈ آف آنر ہولڈر ہیں اور کی پوزیشن پہ رہے ہیں، ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس رہ چکے ہیں، ڈی جی ISI رہ چکے، کور کمانڈ کی، ڈیو کمانڈ کی. انہوں نے بلوچستان کے اندر ایک بڑا ٹربلڈ ڈیو تھا جس کو انہوں نے کمانڈ کیا، غالباً 33 ڈیو تھا جس کو انہوں نے کمانڈ کیا. اسی طریقے سے انہوں نے مختلف اہم بریگیڈز کمانڈ کیے، ریجمنٹ کمانڈ کی. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ان کی کمپیٹنس جو تھی وہ دیٹ واز میرے خیال میں وہ کسی سے بھی بہتر نظر آ رہی تھی. لیکن سر آپ نے بڑے پیارے طریقے سے ایکسپلین کیا. یہ میری تمام ریزرویشنز ہیں. ساری عمر ہم 6 جنریشن وارفیئر پہ لڑتے رہے، مگر آج پاکستان کی افواج جس کو ہمیشہ ہم نے سر کا تاج رکھا، شاید اسی پروپیگنڈا کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان آفیسرز کے لیے بہت برے خیالات ہیں. آپ یقیناً جانتے ہوں گے، میں آئی میٹ ود دا پیپل، آپ کامنٹس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. تو میں نے ریزرویشن دی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. ول ڈیفینیٹلی بادر یو ونس اگین. یہ باتیں ہونی چاہیے. آپ سے اگر بات کرنے کا مقصد ہے، آئی وش کہ میں اور آپ کسی جھکاؤ کے بغیر صحیح انفارمیشن دے سکیں وداؤٹ لیننگ ٹوورڈز اینی باڈی. تھینک یو. نہیں، میں کسی طرف لین نہیں کرتا. میری لین اگر ہے تو میں پاکستان کی طرف لین کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل سچی باتیں ہونی چاہیے. لیکن میں نے جو بات کی دل سے کہی، اور مجھے کوئی، میں آئی ایم ناٹ انڈر اوبلیگیشن. لیکن مقصد صرف اتنا سا ہے کہ جو اگر میں سچ بولوں تو لوگ وہ سچ سننا نہیں چاہتے. لوگ اگر اپنی مرضی سے کوئی بات میرے منہ سے کہلوانا چاہتے ہیں تو میں کیسے بول دوں؟ میں بالکل آپ کے منہ سے کوئی نہیں کہلوانا. مجھے تو اچھا لگا کہ میں نے آپ سے بات کی، اور میں تو دوبارہ بھی چاہوں گی کہ آپ دوبارہ بھی نہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ کی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو بات کر رہا ہوں عوام پاکستان کی، جو مختلف لوگ، کیونکہ سر وہ نفرت پہ پروان چڑھ گئی نا، نفرت پروان چڑھ گئی، کیونکہ لوگ جو دیکھتے ہیں، یہ غلط ہے. ہمارے کورٹ کے فیصلوں کو جو دیکھا، جو رجیم چینج ہوا اس کو دیکھا، مطلب بہت سارا گڈمڈ ہے. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. انشاءاللہ وی لک فارورڈ ٹاکنگ ٹو یو اگین. میں دوبارہ، آپ کسی بات سے خفا مت ہوئیے گا، مگر دس از جسٹ ٹو برنگ حقیقت کو ٹیبل کرنا ہمارا مقصد ہے. آپ کی شمولیت کا بہت شکریہ. آئی لک فارورڈ ٹاکنگ ٹو یو اگین سر. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ. تمام ناظرین کو السلام علیکم. اور پاکستان ہمارا ملک ہے، اس سے پیار کیجئے. یقین مانیے پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور پاکستان کو اگر کوئی آنچ آئی تو ہم پھر کہیں بھی نہیں کھڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سدا سلامت رکھے، تا قیامت رکھے اسی طرح سے، اور اللہ تعالیٰ اس کو چمکتا دمکتا اور ہمیں اس کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. ہماری آنے والی نسلیں اس پر جو ہے فخر کریں. بلا شبہ مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے، آپ کو بھی ہونا چاہیے. بالکل فخر ہے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ. وہ لوگ، میں اور آپ نارتھ امریکہ میں بیٹھے ہیں، وہ لوگ جو پہلے کہتے ہیں امریکہ نے رجیم چینج کرایا تھا، اب وہ کہتے ہیں جی امریکہ عاصم صاحب کے اگینسٹ ہو گیا. مطلب کسی ایک پلڑے میں تو بیٹھو خدا کے نیک بندو. ہماری اپنی خطائیں ہیں، ہمارے پولیٹیشنز نے ہمیشہ سے غلط رول پلے کیا، اس کی بھی ذمہ داری لیجیے گا. باقی جنرل صاحب نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ کندھا آپ خود دیتے ہیں، ان کو کندھے پہ سوار کرتے ہیں، اور پھر تیار رہیں آپ کے پولیٹیشنز. ابھی اجازت دیجیے، میری ریکویسٹ ہے پلیز ڈو سبسکرائب اس اینڈ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آف کورس وی مائٹ ناٹ بی رائٹ ایٹ ایوری پوائنٹ، کہیں غلطیاں ہوں گی، مگر آپ کی رائے کے لیے ہم منتظر رہیں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.